प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। आजकल बहुत सारे लोगों को डायबिटीज का बीमारी है। आप लोग को भी मालूम होगा कि डायबिटीज की वजह से लोग कितना परेशान रहते हैं। तो डायबिटीज जब हो जाता है, हाई शुगर रहता है और उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो डायबिटीज जो है वह जैसे कच्चा आम रहता है, फिर पकता है, फिर सड़ता है। वैसे ही इसकी अवस्था रहती है कि शरीर के सारे धातुओं को यह गलाने लगता है, सड़ाने लगता है। तो जब इसका असर आंखों पे पड़ता है डायबिटीज की, तो आंखों से दिखना कम होने लगता है। तो इसी को और फिर हम लोग जब चेक कराते हैं रेटिनोस्कोप से, तो पता चलता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रहा है। पैथी का मतलब है, रेटिनोपैथी मतलब सेल्स जो है वो उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, तो इंसान को दिखाई देना कम हो जाता है। और इसका परमानेंट कोई भी इलाज एलोपैथी साइंस में नहीं है। बड़े से बड़ा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है दुनिया का, वह इसका इलाज नहीं कर सकता है। लेकिन आयुर्वेद में इसका इलाज है, डायबिटिक रेटिनोपैथी का इलाज है। एलोपैथी में शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो उसका परमानेंट इलाज नहीं है। जैसे कि अगर आंखों में पानी, ऐसा सोचिए आंखों में बाढ़ आ गया, पानी पानी जमा हो गया और सेल्स सड़ने लगे, तो उसके लिए एलोपैथी में कोई भी इलाज नहीं है। वो शुगर कम कर सकते हैं। तो रेटिनोपैथी के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। मैं अपने आप को अभी हटा देता हूँ, मैं आपको स्क्रीन ये पीपीटी से बताता हूँ, तो आप लोगों को और थोड़ा समझ आएगा। देखने से थोड़ा विजुअल जो भी चीजें रहती है उससे ज्यादा अच्छे से समझ आता है। और फिर हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी इज एन आई कंडीशन दैट कैन कॉज विजन लॉस एंड ब्लाइंडनेस। मतलब विजन लॉस भी होता है, ब्लाइंडनेस पूरा अंधापन ला देता है इन पीपल हु हैव डायबिटीज। इट अफेक्ट्स ब्लड वेसल्स इन द रेटिना। रेटिना जो रहता है वो लाइट सेंसिटिव लेयर ऑफ द टिश्यू इन द बैक ऑफ आई। मतलब अंदर की तरफ वो रहता है, पीछे के साइड में रहता है, वहीं पे लाइट पड़ता है तो हमें दिखाई देता है। रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स, ये दो तरह के सेल्स होते हैं, जिससे रात में और दिन में हमें दिखाई देता है। एक तरह से यहाँ पे जो लाइट के रेज आती हैं वो रेटिना में पड़ती है, फिर उसका इमेज पड़ता है, बनता है, और वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू सिग्नल जाता है ब्रेन में। और जहाँ पे आई साइट का जो सेंटर है, देखने का जो सेंटर है ब्रेन में, वहां पे उसको सिग्नल मिलता है। और फिर ब्रेन सोचता है कि क्या चीज देखना है, जिसको हम लोग चक्षुरेंद्रिय बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में। मॉडर्न साइंस में एक एक चीज पाथवे बताया है कि कैसे वो लाइट का रिफ्लेक्स जाता है, फिर इमेज बनता है, दिमाग सोचता है, उसको कोरिलेट करता है, कॉग्निशन होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं ब्रेन में। ब्रेन में बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, तो पता चलता है कि कोई इंसान खड़ा है, कोई चल रहा है, रात है, दिन है। वो सब केमिकल चेंजेस होते हैं तो पता चलता है। और वो सारा चीज ब्रेन में जो अपना साइट सेंटर है, मतलब जो देखने का सेंटर है, उससे ही पता चलता है। अब यहाँ पे रेटिना जो है यह खराब हो रहा है। रेटिना खराब हो रहा है तो विजन लॉस होगा, ब्लाइंडनेस होगा, क्योंकि आगे का फिर ब्रेन तक जाने का सारा पाथवे ही ब्लॉक हो गया। अभी आप लोग जैसे देखिए, यहाँ पे मैकुला दिख रहा है रेटिनोस्कोप से, और साइड में सब चीज मतलब डैमेज हो रहा है। यहाँ पे जो रेडिश भाग है वो सब डैमेज हो रहा है। इसी तरह से देखिए, हेल्दी आई कैसा होता है और डायबिटिक आई कैसा रहता है। और आप देखेंगे तो और पता चलेगा। आई विथ रेटिनोपैथी, देखिए ऐसे पैचेस पैचेस आ रहे हैं, ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो लीक होने लगते हैं, और वहां पे फ्लूइड जमा होने लगता है रेटिना में। तो और आप लोग देखिए आई में जैसे हेल्दी आई कैसा है और डायबिटिक रेटिनोपैथी में कैसा है, कुछ तो बीच में ऐसे वो दिख रहा है। तो इसमें इसका कोई वो नहीं रहता, कोई इलाज नहीं रहता है। एलोपैथी साइंस में ड्रॉप्स वगैरह देते हैं स्टेरॉइड्स का, लेकिन वो ठीक नहीं कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आयुर्वेद और एलोपैथी का जो मधुमेह का जो सिद्धांत है कि मधुमेह होता है तो वह क्लेद की वजह से होता है। हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रमेय का कैसा बताया कि जिस व्याधि में हम ऐसे मूत्र प्रवृत्ति बहुत होती है, इससे तो पहचानते हैं। जिस व्याधि में आविल मूत्रता बहुमूत्रता होती है, इसे प्रमेय कहते हैं। और ये 20 टाइप का होता है। और कफज व्याधि है, और
कफज मेन है, बाद में वात का अनुबंध हो जाता है, पित्त का अनुबंध हो जाता है, अलग अलग टाइप्स हो जाते हैं। जब मधुमेह व्याधि पकड़ लेता है उसके बाद में ये ऑर्गन्स को, सेल्स को, नर्व्स को डैमेज करने लगता है। तो इसका हेतु ये बताया, आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्रौम्यादुदकानुप्रसाह पयांसी नवान्न पानम गौड़ व्याकृतम च प्रमे हेतु कफकृच्च सर्वम। और दूसरा बोला, दिवा स्वप्नान व्यायाम आलस्य प्रसक्तम शीत स्निग्ध मधुर मध्य द्रवान्न पान सेविनम पुरुषम जान्यत प्रमेहि भविष्यति इति। मतलब जो हमेशा बैठे रहते हैं, अति प्रमाण में निद्रा लेते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, बैठा कार्य करते हैं और विहार करते हैं, उसके बाद शीत स्निग्ध मधुर और मेद बढ़ाने वाले द्रव पदार्थ का सेवन ज्यादा करते हैं, ज्यादातर दही खाते हैं, ग्राम में अन्न औदक मांसरस का सेवन करते हैं, नया धान्य खाते हैं, गुड़ का सेवन करते हैं, गुड़ से बनाए हुए पदार्थ का सेवन करते हैं। ये सब एक दिन में नहीं होता है, इसको बहुत टाइम लगता है ये सब चीजें होने में। और उसमें क्या पता है, मेदश्च मासम च शरीरम च क्लेदो कफम बस्तिगता प्रदुष्य करोति मेहान समुद्रण मुष्णताने पित्तम प्रदुष्य चापी क्षीणेषु दोष्वेव अवकृष्य धातुं संदुष्य मेहान कुरुते अनिलश्च। मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि मेद धातु, बद्ध और अबद्ध मेद, ये सबसे मेन रहता है जो बहुत विकृत हो जाता है। और संप्राप्ति ऐसे बताया, बहुत द्रव गुण श्लेष्मा बढ़ जाता है। क्लेदक कफ की दृष्टि होती है शरीर में, क्लेदक कफ की दृष्टि होती है तो द्रव गुण की वृद्धि हो जाती है। अग्निमांद्य होता है, धात्वग्नि मंद होता है। सभी धातु जो है, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, इनका पोषण नहीं हो पाता है। और सब द्रव धातु जो है, जैसे कि मेद धातु है, खासकर मेद, कफ और मेद, इनका मेन प्रधानता रहता है। मेद धातु, रक्त धातु, शुक्र धातु, लसिका, वसा, मज्जा, रस, ओज, मांस और कफ बोहिष्ठ सभी भाव पदार्थों की दुष्टि हो जाती है। और दूसरा क्या है कि अग्निमांद्य, धात्वग्निमांद्य होता है, अपाचित धातु की उत्पत्ति होती है, धातुओं में शिथिलता आती है। अब यह शिथिलता सभी ऑर्गन्स में आ रही है। अगर आंखों में ये चली गई, यत्र संग ख वैगुण्यत व्याधि तत्रोपजायते, जहां पर ख वैगुण्यता मिलेगी वहां पे व्याधि उत्पन्न हो जाएगा। तो अगर ये संप्राप्ति आंखों में चली गई तो फिर वहां पे देखना बंद हो जाता है। मेन क्या है कि अगर हमने प्रमेह की चिकित्सा नहीं किया और क्लेदोत्पत्ति होते रही, धातुओं में शिथिलता, दुर्बलता आते रहा, तो सभी धातुओं पे असर होता है, ओज का भी क्षय हो जाता है और ये मधुमेह हो जाता है। प्राकृत धातु की उत्पत्ति नहीं होती है, कभी कभी धातु क्षयजन्य वात प्रकोप होता है या ओज क्षय होता है। और आंखें जो है वो हमारे मज्जा धातु से बनी हुई है, तो मज्जा धातु तक इसका गामित्व है, वहां पे सड़न होने लगती है। दूसरा ये बताया है कि हमारे आयुर्वेद में प्रमेह रोग को कृश प्रमेही, फिर कृश प्रमेही, फिर बलवान प्रमेही, फिर दुर्बल प्रमेही, फिर स्थूल प्रमेही, ऐसे 4 टाइप बताए। तो सबकी चिकित्सा अलग अलग बताइए। अब हम अगर मधुमेह के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, इसका जो वातज टाइप है वो मधुमेह है। मधुमेह जो है वो बहुत ही बेकार मतलब कंडीशन रहती है, जिसमें शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आजकल बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक आ गए हैं कि फास्टिंग पीपी, फिर उसके बाद में ये जो है HbA1c वो देखते हैं। तो मेरे पास एक डॉक्टर रहती हैं, वो MBBS MD डॉक्टर हैं और वो डायबिटोलॉजिस्ट ही हैं। तो वो मतलब बहुत बड़ी डॉक्टर हैं और उन्होंने बहुत सारे पेपर, रिसर्च पेपर्स, यूरोपियन जो मेडिकल काउंसिल है या फिर अमेरिकन काउंसिल है या दुबई का जो मेडिकल काउंसिल है, वहां पे पेपर अपने प्रेजेंट किए हैं क्लिनिकल ट्रायल्स करके। तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए क्या इलाज है आप लोगों के पास। बोली हमारे पास कुछ भी इलाज नहीं है, लेकिन अभी कुछ नया ड्रग आया है मार्केट में, नया रिसर्च हुआ है क्लिनिकल ट्रायल से, कि गोली को हफ्ते में एक बार खाना है। महंगी गोली है, तो वो शुगर लेवल को मेंटेन रखेगी, एक हफ्ते में एक गोली खाना है, फिर कोई टेंशन नहीं है, शुगर लेवल कम करेगी। लेकिन डायबिटिक रेटिनोपैथी में सेल का डैमेज हो जाता है, तो उसको नया बनाना, रीजनरेट करना, ऐसा कोई मतलब अभी तक उनमें कोई भी ऐसा रिसर्च नहीं हुआ है। आयुर्वेद की दवाइयां अगर हम लोग देखते हैं, तो आयुर्वेद में हम लोग चिकित्सा पहले क्या करते हैं, तो हम लोग प्रमेह व्याधि है, बलवान रोगी है, तो ऊर्ध्व शोधन करते हैं। शोधन करने से बहुत सारे दोष निकल जाते हैं, क्लेद निकल जाता है। और फिर हम लोग अग्नि को बढ़ाने का चिकित्सा करते हैं, शुगर को कंट्रोल करने का दवाई देते हैं।
उसमें हम लोग अगर बहुत क्लेद जन्य संप्राप्ति है तो वृक्ष लेखन उष्णवीर औषधिया को उपयोग में लाते हैं। उसी तरह से आयुर्वेद में हम लोग आहार विहार पे नियंत्रण करते हैं। ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म, अभ्रक भस्म में रिजुवनेट करने की ताकत होती है। ताम्र भस्म में भी होती है, लौह भस्म, वंग भस्म, सभी धातुओं में रहता है। उसी तरह से आरोग्य वर्धनी वटी जो है वह सार किट विभाजन को अच्छा करता है, क्लेद को निकाल देता है, वो बहुत अच्छा है। और धातु शैथिल्यता को ठीक कर देता है, असंहत धातुओं का लेखन कर देता है आरोग्यवर्धिनी वटी। इसी तरह से वसंत कुसुमाकर रस, फिर स्वर्ण राजवंगेश्वर रस, अस्नादि अयस्कृति, ये बहुत ही उपयोगी रहता है। इसी तरह से खाने में भी हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी का पेशेंट आए तो हम लोग खाने में उसको हम लोग जौ का आटा बोलेंगे, फिर नाचनी जो होता है वो बोलेंगे, गेहूं बोलेंगे। कुछ लोग गेहूं पे भी अभी मना करते हैं कि गेहूं भी ना दिया जाए, जवार दिया जाए, जवार बाजरी दिया जाए। कुल्थी का देते हैं, चना, पुराना चावल, करेला, लौकी, तुरई जैसे सब्जियां देते हैं, जांगल मासरस देते हैं, और पुराना धान्य देते हैं, तो बहुत अच्छा पेशेंट को फायदा होता है। उसी तरह से पेशेंट को बोलते हैं वॉकिंग करो। अपने ग्रंथों में बोला है कि गाय का गोबर खा के रहो, गाय का मूत्र पी के रहो, और 1 साल तक आप मेहनत करते रहो, आप कुआं खोदो, 100 योजन तक आप चलते रहो, मतलब वॉकिंग करते रहो। ऐसा आयुर्वेद में बोला है। तो धातुओं की शिथिल्यता है या शिलाजीत का सेवन करो, तो ये आंखों का ये जो है प्रॉब्लम वो ठीक होता है। उसी तरह से कुछ दवाइयां जो रहती है, गुड़मार जैसे, अजश्रृंगी जैसे वनस्पतियां हैं, उसमें नेचुरल इंसुलिन रहता है। अब कुछ डायबिटीज ऐसा होता है जो इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है, तो उसमें भी हमें पेशेंट के हिसाब से चिकित्सा करना पड़ता है। मैं अभी कुछ बोलूंगा, लेकिन डायबिटिक रेटिनोपैथी या डायबिटीज पे कुछ बोलिए आप लोग, तो चर्चा करेंगे तो मजा आएगा। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ बोलिए इस विषय पे। जी सर, प्रणाम सर, सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर, ये पेशेंट तो मैंने देखा है ऐसा, लेकिन ट्रीट करने का मुझे मौका नहीं मिला है। लेकिन डायबिटिक पे अगर बात करें तो आज टाइप 2 डायबिटीज तो बहुत ही कॉमन हो गया है। और कॉमन है, लेकिन एक कॉमन पर्सन बहुत कम ये चीज को सीरियस लेते हैं। भले मेडिकल में हम लोग इसको सीरियस लेते हैं, कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल डिजीज है, बहुत सारे पैथोलॉजी हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है। और ये होने का जो कारण है कि सेडेंट्री लाइफ आज के दिन में बढ़ते जा रहा है। खाने का टाइमिंग जो है बहुत लोग का गलत है। पहले लोग बोलते थे कि जितना अर्ली हम खा लेते हैं इवनिंग का खाना खाना चाहिए, लेकिन आज तो 10 बजे के पहले किसी का भोजन ही नहीं होता है। और खाने के तुरंत बाद बेड पे जाके सोना, ये जो कफ का काल होता है, कफ के काल में सोना सबसे ज्यादा क्लेद उत्पन्न करता है और ये बीमारी को लीड करता है। अभिसंधि पदार्थ देखिए कि आजकल के खाने में लोग को फाइबरलेस फूड बहुत कम खाते हैं। क्या करते हैं कि जितने भी मैदा का आइटम है, सुबह में अगर ब्रेकफास्ट हो रहा है तो टोस्ट है, क्या ब्रेड है, वो सभी जो पिष्ट है, मतलब जो स्रोत को जाको अवरोध करने वाला है, क्लेद उत्पन्न करने वाला है, वैसे भोजन करते हैं। दही का सेवन भी आज के समय में पता नहीं कैसे कैसे लोग कहाँ किस पैथी में देख लेते हैं कि दही तो जब खाएंगे ही वो, तक्र बोलिए तो तक्र नहीं बनाएंगे लेकिन दही खाएंगे। और दही में भी फ्रिज में रखा हुआ दही खाना जो गुणहीन हो जाता है, मतलब उसमें कोई गुण ही नहीं है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए एकदम कंप्लीट वो अभिसंधि पदार्थ है। और व्यायाम तो कोई करना नहीं चाहता है, ये इसमें बोला ही गया है। जैसे अभी आपने बोला कि कुआं खोदना, पैदल चलना, ये सब चीज इसलिए बोला गया है कि ये करने से एक तरह से हमारा जो स्वेट ग्लैंड है वो स्वेट ग्लैंड एक्टिव होता है, पसीना निकलना चाहिए। पसीना जिसके शरीर से निकलता है, आज देखिए ये टाइप 2 डायबिटीज जो अधिकांशतः पेशेंट आते हैं वही आते हैं जो सेडेंट्री लाइफ है। आज जो ओपन एरिया में जो काम करने वाले हैं, वर्कर है, आप उनमें नहीं देखेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज है। तो ये सबका कारण है कि जो हमारा ये जो एक मल है, श्वेत एक प्रकार का मल है, उसका अवरोध हो रहा है। और वो अवरोध होने के कारण ही शरीर में क्लेद की वृद्धि होती है और फिर ये बीमारी होती है। तो हमको थोड़ा सा ये व्यायाम करना, कुछ ना कुछ अपने डेली एक्टिविटीज में डालना ही होगा, इसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। और गुरु भोजन करना भी बहुत ही है। आप देखिए कि खाने में लोग जब भी जाएंगे होटल में तो पहला चॉइस उनका पनीर का ही होता है। भले रात को 12 बजे 1 बजे खाना खाना, उसमें भी इतना गुरु भोजन करते हैं। और दूसरा तो एक फैशन क्या बना है कि खाने के साथ
बोला गया है कि खाने के बाद अगर हमको पानी पीना है तो गुनगुना होना चाहिए, लूक वार्म वाटर होना चाहिए, लेकिन उसके जगह पे कोल्ड ड्रिंक खाएंगे। खाना कंप्लीट होने के बाद क्या करते हैं कि आइसक्रीम का ऑर्डर करते हैं, जिसमें हाई कैलोरी होता है, स्वीट्स खाते हैं। तो जब इस तरह के आप आहार विहार रखेंगे तो कैसे आप बच सकते हैं इस बीमारी से? नहीं बच सकते हैं। और मैंने देखा है ऐसे रेटिनोपैथी के पेशेंट जो केयर नहीं करते थे, दवाई ले रहे हैं फिर भी उनका कंट्रोल में नहीं रहता था और सडन उनका हो गया। लेकिन मुझे ट्रीट करने का तो सौभाग्य नहीं मिला है किसी को, तो इसलिए मुझे इसमें ज्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस रेटिनोपैथी के बारे में। जी सर। अभी रेटिनोपैथी जो है ये एक व्यापक टर्म है, मतलब ये पूरा रेटिना में फैल गया है। लेकिन कभी कभी जो उसका एक भाग होता है जो मैकुला रहता है, वहां पे मैकुलोपैथी रहता है। तो जो मेरे पास पेशेंट है उनका ये अनुभव रहता है कि हमें ना कुछ तो, जैसे बल्ब देख रहे हैं, ट्यूबलाइट देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ तो ऐसे धब्बा टाइप दिख रहा है, ऐसा मैकुलोपैथी में रहता है। तो ऐसे पेशेंट में मैंने ट्रीटमेंट देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है बहुत सारे लोगों को। तो मैं तो पहले तो उनको बोलता हूँ कि आप लोगों को वॉकिंग करना बहुत जरूरी है, शारीरिक काम करना बहुत जरूरी है, मतलब शरीर में क्लेद नहीं जमा होना चाहिए और हाई शुगर लेवल नहीं होना चाहिए। ये मैं पहले बोलता हूँ, उसी शर्त पे मैं दवाइयां देता हूँ। फिर शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए एलोपैथी का दवाई देना है तो एलोपैथी या आयुर्वेद, शुगर लेवल मेंटेन होना चाहिए। एलोपैथी का जो लोग ले रहे हैं मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड या उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं, तो वो तो ले सकते हैं अगर उनकी चॉइस है। अभी हमारे दवाइयाँ कड़वा काढ़ा रहता है या गोलियां रहती हैं। अब उसमें जैसे गुड़मार है, फिर गोरख चिंच है, इमली का एक टाइप होता है गोरख चिंच, वो लेते हैं। फिर बेलपत्र, बेलफल का चूर्ण, फिर उसके बाद में नीम का छाल, नीम का मतलब पत्ते का चूर्ण, फिर उसके बाद में गुड़मार हो गया, गुड़ुची डालते हैं, पुनर्नवा, ब्राह्मी, जो वयस्थापन गण के द्रव्य हैं वो सब डालते हैं कि रिजुवनेट करें, पुनर्नवा, नए नए सेल बनाते हैं। ये सब से हम शुगर कंट्रोल करते हैं। गुड़ुची भी दे दिया तो उससे भी कंट्रोल हो जाता है। किरात तिक्त चिरायता खाते हैं उससे भी कंट्रोल हो जाता है। तिक्त रसात्मक द्रव्य देना है। और उसके बाद में अगर पंचकर्म की जरूरत पड़ जाए तो पंचकर्म कराते हैं हम लोग, जैसे कि धानवंतर घृत वगैरह दे के वमन देते हैं, विरेचन देते हैं पेशेंट का, और फिर वसंत कुसुमा का रस, ऐसे सब चिकित्सा करते हैं। लेकिन जब आंखों की बात आती है तो आंखों को ठीक करना है, तो उसमें मेरे को जो अनुभव है उसमें पंचामृत लौह गुग्गुल अगर दो दो गोली सुबह शाम दिया जाए तो बहुत अच्छा रेटिनोपैथी, मैकुलोपैथी ठीक होता है। जैसे बृहत वास्कदि कषाय, सप्तामृत लौह का चूर्ण, चूर्ण फॉर्म में हम लोग देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। उस जैसे सिद्ध मकरध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म, ये सब बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जो रेटिनोपैथी, मैकुलोपैथी को ठीक करते हैं। इसी तरह से त्रिफला घृत खाने को देते हैं, और त्रिफला गुगुल भी देते हैं, सूक्ष्म त्रिफला देते हैं, फिर ताप्यादि लौ देते हैं जो रक्त वाहिनियों को अच्छा करता है। जो पेशेंट लोग पथ्य पालते हैं और मेडिसिन भी प्रॉपरली लेते हैं, वो लोग का रिवर्सिबल होता है, मतलब वो ठीक हो जाते हैं। जो लोग दवाई खा रहे हैं लेकिन परहेज नहीं पाल रहे हैं, तो ये बीमारी असाध्य बीमारी है, इसका परमानेंट कोई भी इलाज नहीं है। और वो भी कितना उसका क्षय हो गया है, कितना डैमेज हो गया है, उस पर डिपेंड करता है कि वो पेशेंट ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि धात्वग्नि की दृष्टि होती है, विकृत धातु की उत्पत्ति हो रही है, धातु क्षय हो रहा है और धातुओं का शरण हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें जो धात्वग्नि लेवल तक, धात्वग्नि लेवल मतलब रस की अग्नि, रक्त की अग्नि, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनकी सारी धातुओं, खासकर मज्जा की अग्नि अच्छा होना चाहिए। उसी तरह से सभी धातुओं को पोषण अच्छे से मिलना चाहिए, क्लेद निकलना चाहिए शरीर का। क्लेद का मतलब क्या है कि जैसे उसको पूरा अभी क्लेद हमें ऐसे नहीं देगा, वो इंट्रासेल्युलर क्लेद होता है। तो पेशेंट को हमें पथ्य में ये बोलना चाहिए कि आप बैठे मत रहो दिन भर, सोते मत रहो, खाना खा के मत सो, नया धान्य मत खाओ, ये सब अभिसंधी चीजें होती हैं। नमक ज्यादा मत खाओ, और फिर भैंस का दूध मत पियो, मीठा चीज मत खाओ, ये सब अभिसंधी चीजें होती हैं जो स्त्रोतोरोध करती हैं और पानी पानी क्लेद क्लेद करती हैं। और डायबिटिक पेशेंट एक तरह से आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, मतलब गंदा यूरिन होता है कीचड़ की तरह, और बहुमूत्रता, बार बार यूरिनेशन बार बार होता है, वेट लॉस भी होता है। तो इसमें हम लोग इस तरह से उनका पूरा दिनचर्या को अच्छा मैनेज कर देते हैं। उसी तरह अब दिनचर्या का भी ऐसे नहीं करना है। मेरे को एक पेशेंट ने फोन किया कि उन्होंने अपना मतलब उनको कोई तकलीफ था अम्ल पित्त का,
उन्होंने मुझे ऐसा चीज लिख के दिया ना, तो मुझे हंसी आ रही थी। उन्होंने क्या लिखा कि मैं सुबह 9 बजे, मैं 1 मिनट पढ़ के बताता हूँ। मतलब इतना अजीब अजीब लोग रहते हैं ना, जो हर चीज पर्टिकुलर उसी टाइम पे खाना है, उसी टाइम पे सोना है, और उसके बाद कुछ वो, मतलब इतना ओवर स्टडी करते हैं ना। आजकल नेट पे बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, तो मतलब उसमें अगर वो लोग ना मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया क्या बोल रहा था मैं। अगर मैं एक मैसेज पढ़ा पेशेंट का, तो वो मेरा दिमाग से निकल गया। पेशेंट लोग अगर पत्ते पालते हैं तो सब ठीक हो जाते हैं, अगर पेशेंट पत्ते नहीं पाल रहे हैं तो फिर उनको ठीक करना। हाँ, वो मैं पेशेंट का बता रहा था, सॉरी सॉरी, मेरा ध्यान हट गया था। वो पेशेंट जो रहते हैं ना, वो इतना सारा चीजें पढ़ते हैं। एक मेरे पास एक पेशेंट है, वो बोले कि मेरा सीआरपी लेवल बढ़ा है, मेरे को बॉडी में इन्फेक्शन है, मुझे ये है, मुझे वो है। तो मैं ज्योतिष पढ़ रहा हूँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मेरे आयुर्वेद में सीआरपी लेवल और इन्फेक्शन ऐसी चीजें नहीं है। अगर आपको मेरा बात फॉलो करना है तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। आपके पास ज्यादा नॉलेज है तो आप अपना देखिए, आप मेरे से मत लीजिए। अभी ये देखिए, एक पेशेंट को अम्ल पित्त का तकलीफ था, उन्होंने रूटीन क्या बनाया, मैं आपको ग्रुप में भी भेज देता हूँ, आपको हंसी आएगा। मतलब उन्होंने इतना अपने आप को कंट्रोल करके रखा है, इतना कंट्रोल करके रखा है। और मेरे से दवाई लिए ना, तो उसमें भी उन्होंने क्या किया, पहले आप लोग देखिए। इन्होंने लिखा है, मैंने भेज दिया ग्रुप में, वेकअप एट 5:30 AM, फिर अभ्यंग करते हैं, और 250 ml 2.5 ml सनफ्लावर, 7.5 ml नस्य काउ घी, फिर सुचेखर रस प्लेन। और वो भी कहाँ से, मेरे लेक्चर सुन सुन के अपने मन से ये सब चीज बनाया। प्रवाल, सफिशिएंट गुलकंद, 1 कप मिल्क एंड 5 ml घी एट 7 AM। ग्रुप में देखिए मैंने भेजा है, ब्रेकफास्ट 2 रोटी सब्जी 9 AM, 5 ml जॉन्डेक्स प्लस बिलगिरी 750 ग्राम, 12 PM लंच, 3 रोटी दाल सब्जी प्लस ½ टीस्पून घी, बिलगिरी 1 ग्राम पोस्ट मील प्लस 2.5 मिलीग्राम जॉन्डेक्स। फिर 2 PM में 20 मिनट्स वॉक। फिर सातवां क्या लिखा है, सोक्ड मुनक्का और सोक्ड बादाम। फिर फ्रूट्स, एप्पल बॉइल्ड, अनार, नाशपाती। डिनर 3 रोटी सब्जी, ½ टीस्पून घी, बिलगिरी, 1 ग्राम पोस्ट मिल, 2.5 मिलीग्राम जॉन्डेक्स, वॉक, स्लीप एट 11 PM। तो मैंने पूछा कि आपको भूख लगती है तब खाते हैं कि वो पेशेंट जो था ना, कुछ अजीब ही था। बोलता है नहीं, मेरा भूख लगे या ना लगे, लेकिन ये मेरा टाइम है, इसमें 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ठीक है, आप ये बताइए, मैंने उनको दवाई दिया। तो उनके फिर उल्टे पुल्टे क्वेश्चन आने लगे कि मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर दूं क्या, फिर मैं लंच लूं क्या, फिर मैं डिनर लूं क्या। मैंने कहा कि आपको भूख लगे तो खाइए, नहीं भूख लगे मत खाइए, इतना सिंपल चीज तो है। बॉडी को डिमांड है तो खाइए। तो वो क्या बोले, आपका कुछ अजीब एटीट्यूड है, आप तो कुछ अजीब चीज। मैंने कहा कि आपका वेगों का धारण नहीं करना है, वेग जब आ रहे हैं, शुद्धा वेग लग रहा है, तो फिर ठीक है ना। और ये क्या लिखे, ऐसे कुछ कुछ पूछ रहे थे कि दवाई कितना ml के बाद लेना है, सांस लेके दवाई खाऊं कि दवाई खा के सांस लूं, पानी पी के गोली खाऊं कि गोली खा के पानी पीऊं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, ऐसे इरेलीवेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मैंने कहा मैं ऐसे का आंसर नहीं दूंगा, आप खुद सोचो क्या करना है क्या नहीं। कुछ भी पूछते हैं उल्टा पुल्टा। तो मतलब अपने आप को इतना पर्टिकुलर बनाया, लेकिन बॉडी को जो अग्नि है, भूख कब लग रही है, पेट कब साफ हो रहा है, नेचुरल अर्ज जो होता है नेचुरल होना चाहिए, वो देखना चाहिए। तो हम लोग ना इसमें क्या कर सकते हैं, रेटिनोपैथी होता है। तो अगर हमें रस धातु और रक्त धातु की अग्नि को अच्छा करना है, तो हमें लघु मालिनी वसंत देना है। आप लोग मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। रस की अग्नि, रक्त की धातु अग्नि को अच्छा करना है, लघु मालिनी वसंत देना है। मांस की अग्नि और मेद की धातु अग्नि को अच्छा करना है, मांसाग्नि और मेद धातु अग्नि तो मधुमालिनी वसन। और मज्जा की अग्नि और शुक्र की धातु अग्नि को अच्छा करना है, स्वर्ण मालिनी वसन देना है। तो ये दवाइयां वसंत कल्प बहुत ही बढ़िया काम करती हैं। तो रेटिनोपैथी जो है उसमें भी अलग अलग, अभी देखिए आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। रेटिनोपैथी भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ऐसा मत सोचिए कि हम हमारा ये काम नहीं है। अभी देखिए नॉर्मल रेटिना कैसा दिख रहा है, डायबिटिक रेटिनोपैथी में देखिए हिमरेज हुआ है, रक्त वाहिनियां फूट गई हैं, इतनी फ्रेजाइल हो जाती हैं। एनुरिज्म भी होता है, सिकुड़ जाती हैं।
हार्ड एक्सुडेट भी फॉर्मेशन होते हैं, कहीं पे लीक हो रहा है और कहीं पे हार्ड हो रहा है वायु की वजह से, ऐसा भी होता है। ठीक है, एबनॉर्मल ब्लड का भी ऐसे हिमेंजियोमा टाइप होने लगता है, एबनॉर्मल आंखों में ये रक्त वाहिनियां खुल जाती हैं बहुत ज्यादा, ऐसे भी होता है। उसी तरह से देखिए माइक्रो एनुरिज्म होता है, कॉटन वुल स्पॉट्स इसको बोलते हैं। कॉटन, मैंने बोला ना कि ऐसे कुछ दाग धब्बे दिखाई देते हैं, लगता है कि वो, और वो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि इसका इलाज नहीं है, कॉटन वुल स्पॉट्स आ गए मतलब हो गया ऐसा ही, अभी आपको इसका इलाज नहीं है, हम आपको दवाइयां डालेंगे स्टेरॉइड्स वगैरह, उसको रोकने का कोशिश करेंगे, लेकिन परमानेंट नहीं, मतलब नहीं। न्यूरोवेस्कुलराइजेशन होने लगता है, ब्लॉट हिमरेजेस होने लगते हैं, मतलब यहाँ पे रक्त वाहिनियां इतनी शिथिल होती हैं कि रक्त का संवहन भी अच्छे से नहीं कर पाती हैं, मतलब इतना, मतलब एक मिनट। तो ये सारी तकलीफ होने लगती है। इसी तरह से डायबिटिक रेटिनोपैथी क्लासिफिकेशन में देखिए, नो डिजीज विजिबल, माइल्ड नॉन प्लोरिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसको बोलते हैं एनपीडीआर, लोकलाइज स्वेलिंग ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द रेटिना, माइक्रो एन्यूरिज्म, कैसा दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा होगा। फिर है मॉडरेट एनपीडीआर, माइल्ड एनपीडीआर मतलब नॉन प्लोरिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, नॉन प्लोरिफरेटिव मतलब वो फैल नहीं रहे, प्लोरिफिकेशन मतलब वो फैलता है बहुत जल्दी जल्दी। यहाँ पे स्मॉल ब्लीड्स होते हैं, डॉट्स और ब्लॉट्स, हिमरेजेस, लीक्स, हार्ट एक्सीडेंट्स और क्लोजर, कॉटन वुल स्पॉट्स और स्मॉल ब्लड वेसल्स। फिर सीवियर एनपीडीआर जब होता है तो देखिए कैसे दिख रही है, मॉडरेट एनपीडीआर प्लस फर्दर डैमेज टू ब्लड वेसल्स, इंटर इंटर इंटररेटिनल हिमरेजेस, वेनस ब्लीडिंग, इंट्रा रेटिनल माइक्रोवेस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज। फिर उसके बाद में ये सीमा सिंह बोल रहे हैं कि ये एक पेशेंट, वो बोल रहे हैं कि आपकी तबीयत ठीक है क्या, ग्रुप में लिखा है, एक मिनट रुकिए मैं भेजता हूँ ग्रुप में। फिर पीडीआर जो रहता है, प्लॉरिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, न्यू वेसल फॉर्मेशन और विट्रस प्री रेटिना, रेटिनल हिमरेज और ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिना भी डिटैच होने लगता है, ऐसे बहुत ही खतरनाक कंडीशन आती है। मैंने ऐसे असाध्य पेशेंट भी ट्रीटमेंट के लिए लिया था कि मेरी दवाइयां कितना देर तक, कितना लेवल तक, कितना लिमिट तक काम करती हैं, तो जो परमानेंट डैमेज हो गया है वो तो नहीं हो सकती है। जैसे कि वो मैंने बताया कि ऐसे कोई स्पॉट आ जाते हैं, वो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। आयुर्वेद की भी एक मर्यादा है कि हम कितना ठीक कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग देखते हैं कि रस धातु का कार्य प्रीणन कार्य है, रक्त का जीवन कार्य है, मांस का लेप है, लेपन कार्य है, मेद का स्नेहन कार्य है, अस्थि का धारण कार्य है, मज्जा का पूरण कार्य है, पूरण, शुक्र का गर्भोत्पत्ति या रीजनरेशन। तो यहाँ पे जब डैमेज होने लगता है तो मतलब रेटिना का धारण शक्ति कमजोर होने लगता है, इसलिए रेटिना जो है वो निकल जाता है आगे की तरफ, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है, जो चिपका हुआ रहना चाहिए डिटैच हो जाता है, अस्थि तत्व की कमी हो जाती है, रक्त वाहिनियां तो खराब है तो जीवन कार्य भी खराब हो जाता है, तो देखने की शक्ति कम हो जाती है, प्रीणन हो नहीं पाता है क्योंकि क्लेद है, पूरा पानी पानी जमा है, अगर कहीं पर पानी बहुत ज्यादा जमा है तो हमारा रस धातु जाएगा कैसे, विकृत क्लेद जमा होता है इसलिए दिखाई नहीं देता, इस वजह से पूर्ण कार्य भी नहीं होता है, और आंखों में तो स्नेह चाहिए, स्नेहन भी सब विकृत हो जाते हैं सब। तो धात्वग्नि दृष्टि होती है, विकृत धातु की उत्पत्ति होती है, धातु क्षय भी होता है क्योंकि वहां पे अच्छा नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा है, और धातु का क्षरण भी होता है। तो इस तरह से ये बीमारी बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वृहत वास्कादि कषाय, सप्तामृत लौ, नस्य, और शुगर को कंट्रोल करना, व्यायाम करना, एक्सरसाइज, ये सब जरूरी होता है। तो अगर अब ये सब्जेक्टिव पैरामीटर है कि कितना पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं, वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। जो पूरा डैमेज हो गया है वो नहीं ठीक होते हैं, लेकिन शुरुआत तो है, या 50% है, 75% है, उनको हम काफी हद तक उनका आंखों का रोशनी लाने का कोशिश कर सकते हैं। अब आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पर, या डायबिटीज पे? वीना मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी मधुमेह पे या डायबिटीज पे? कुछ बोलिए प्लीज। डॉक्टर वीना मैम सोच रही है मैम, और किसी को बोलना है? पल्लवी मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? वीना मैम बोलिए। पेशेंट है सर, प्लीज। पेशेंट देखिए,
फिर बताइएगा। पल्लवी मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? महेंद्र सर कुछ बोलना चाहते हैं? महाजन सर, राजकुमार जी, बोलिए बोलिए महेंद्र सर। सर नमस्कार जी। हाँ प्रणाम मतलब सर। इसको अपन जो अपन की प्रमेय की जो उपद्रव माने हैं पिड़का का, उससे अपन कांटेक्ट कर सकते हैं इसको पूरी तरह, क्योंकि आंखों में भी पिड़का होती है। उसमें बताया कि मर्म स्थानों में यदि पिड़काएं हो जाती हैं तो वो असाध्य हो जाता है। तो जी इस तरह उसको अपन असाध्य रोग में यदि इस तरह का न्यूरोपैथी आती है तो उसके बाद ही होती है, वो प्रमेय के बाद ही। तो उसको अपन असाध्य में समझ के छोड़ सकते हैं उस तरह का पेशेंट को, जो उसमें जो हल्के हल्के ये पिड़काए पिड़काए मान लो उसको, वो मर्म स्थान ही है अपना। तो उस तरह से उसको अपन कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ जरूर सर, वही चीज ही है ना, वही तो आयुर्वेद है। आयुर्वेद में यही चीजें बताइए। और इसमें ये कि डायबिटीज के, ये नहीं कि डायबिटीज के होने से ये हो जाए, डायबिटीज का लगातार यदि शुगर बढ़ा रहता है और साथ में उसने उस तरह के अब आहार विहार का सेवन किया है, जैसे लगातार आंखों का दुरुपयोग करना या आंखों पे धूल धुआं का जाना, लगातार मोबाइल वगैरह या टीवी वगैरह इस तरह का उपयोग करना, तो इस तरह से उसमें खैफेगुन या कुछ तरह की विकृति होगी, जब जाके वो सर उसका अपन का रेटिनोपैथी होगी। क्योंकि इस तरह की दिक्कत होगी उसी से वो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि धातु का क्षय तो हो ही रहा है, रोज का क्षय हो ही रहा है, तो उसको धीरे धीरे वहां पर उसका क्षय होकर वहां पर उस तरह की आंखों में दिक्कत हो सकती है वहां। और मैंने तो एक पेशेंट देखा था जो इतना पॉर्न वीडियोस देखता था, इतना शुक्रशय करता था, उसको शुक्रशय की वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रहा था, रेटिनोपैथी। लेकिन वो डायबिटिक नहीं था, तो शुक्रशय ही हेतु था, दिखना कम हो गया था। और इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन साथ में, जैसे अपन जो न्यूरो के आपने बताई दिया, उसमें अपन लघु बसंत मालती और स्वर्ण बसंत मालती है, इनका उपयोग कर सकते हैं। साथ में इसको अपन नित्य पूर्ण वगैरह भी कर सकते हैं, त्रिफला गुग्गुल त्रिफला घृत वगैरह से। और अपन के जो, क्योंकि इसमें नर्व की दिक्कत होती है और मज्जा की दिक्कत होती है, तो मज्जा के लिए अपन को अपन की जो अपन की ग्रहणी पर काम करेंगे तो मज्जा का पाचन हो जाएगा, और अपन नित्य पूर्ण करेंगे तो उससे भी अपनी दिक्कत हो सकती है। साथ में अपन बी शुगर को कंट्रोल करके चलें तो उससे इसको अपन कई हद तक मतलब उसको कुछ रिलीफ दे सकते हैं सर। जी, अभी मैं कुछ कुछ काढ़े ओढ़े बताता हूँ जो इसमें काम आते हैं। जैसे कि भूनिम्बादि कषाय, अष्टवर्ग कषाय। अष्टवर्ग कषाय सब जीवनीय गण के द्रव्य हैं। फिर दीपन पाचन लहसुन आदि कषाय, शुंठी बलादि कषाय। गुडुचि सत्व अच्छा काम करता है। पंचसम चूर्ण, अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो वो देते हैं। शिवा गुलिका बहुत अच्छा काम करता है। शिलाजित्वादि लौह, स्वर्ण मालिनी वसंत हो गया। वसंत कुसुमाकर रस बहुत अच्छा काम करता है। फिर इसमें पूरे बॉडी का, क्योंकि आयुर्वेद केवल आंखों का ही नहीं देता, पूरे बॉडी का उद्वर्तन करना जरूरी है, इसलिए कोल कुलत्थादि चूर्ण का उद्वर्तन, एलादि चूर्ण, आरगवदादि चूर्ण का, आरगवदादि गण के द्रव्य त्रिफला चूर्ण से उद्वर्तन करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से इसमें अगर पित्त जैसे संप्राप्ति है तो महामंजिष्ठादि कषाय, गुडुच्यादि कषाय, निशोतर अमृतादि कषाय, पंचामृत कषाय, बला गुडुच्यादि शीर कषाय। और गोलियों में हम लोग कैशोर गुग्गुल, अमृता गुग्गुल, गोक्षर आदि गुग्गुल, फिर प्रवाल पिष्टी, चंद्र प्रभावटी, योगेंद्र रस, अभ्रक भस्म, और महातिक्त घृतम, तिक्त घृतम। लेकिन न ब्लाइंडली आप लोग भी दिमाग में ब्लाइंडली ऐसे करके दवाइयां न दें कि हमें बस देना है तो सप्तामृत लाओ। हम मैं जब बीएमएस कर रहा था ना, तो वहां पे एक सर थे, वो अब मतलब शालाक्य तंत्र के थे। कोई भी पेशेंट आए तो केवल सप्तामृत लाओ, सप्तामृत लाओ, उसके अलावा वो कोई प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी दवाई नहीं लिखते थे, जबकि ये गलत है। और बाकी वो एलोपैथी का ड्रॉप्स वगैरह डालते थे। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें ना। वात पित्त कफ और पूरा केस टेकिंग करके फिर करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सुश्रुत संहिता में बताया है कि अंजन विधि करने से ग्रहणी कला अच्छी होती है। यह पित्त धरा कला से मज्जा धरा कला, तो पित्त धरा कला ही मज्जा धरा कला है। तो अंजन करने से, अंजन किया हमने, काजल लगाया, उसका ग्रहणी ठीक होता है, और ग्रहणी पे काम किया तो आंखें ठीक होती है। तो हमें ग्रहणी पे भी काम करना है, जैसे ग्रहणी कपाट रस, आरोग्यवर्धिनी वटी, जितने परपटी कल्प है, रस परपटी, लौह परपटी, पंचामृत परपटी, स्वर्ण परपटी, अगर लूज मोशन हो रहा है तो कुटज परपटी, बहुत सारे परपटी कल्प है। कंडीशन के हिसाब से वो दें। आसव वरिष्ठ दें, जैसे पंचकुल आसव, फिर धात्र्यारिष्ट, अमृतारिष्ट, फिर द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, पुनर्नवासव, इतने सारे रेंज है हमारे पास। तो उससे ग्रहणी कला को अच्छा करें। दीपन पाचन अनुलोमन से तो शुरू करना है।
और क्लेद को अच्छा करे, क्लेद नहीं आने दे, पसीना आने दे, जैसे सर ने बताया। जब दोष धातु मल को अच्छा करेंगे तो अच्छा स्वभाव परमार्थ से अच्छे धातु बनेंगे, तो उससे ये रेटिनोपैथी या रसायन चिकित्सा सबसे बेस्ट रसायन है। तो च्यवन प्राशावले शुद्ध जैसे बनाया जाता था, च्यवन प्राशावले, आम्ल की रसायन, त्रिफला रसायन, ऐन्द्र रसायन, नागबला रसायन, बहुत सारे रसायन बताए हैं अभ्य आम्ल के रसायन अध्याय में। हर ब्राह्म रसायन तो बहुत अच्छा काम करता है। और ब्राह्म रसायन उतना मीठा नहीं होता है, डायबिटीज वालों को दे सकते हैं। अगर डायबिटीज है तो मीठा बहुत ज्यादा बनाए। आजकल कोई कोई कंपनियां तो इतना चीनी डालती है ना, सारे अवलेह मीठे रहते हैं। वो एक मतलब गुजरात की एक कंपनी है, उसके अवलेह आप लोगों ने खाए क्या? इतने मीठे हैं, इतना मीठा डालते हैं ना। सर उनका चूर्ण तैयार कर सकते हैं अपन इस तरह के पेशेंट को सर? हाँ, पूरन और घी, अग्नि, हाँ। बहुत ज्यादा मीठा मीठा चीजें भी ठीक नहीं है ना, साथ में नहीं है। और एक इसमें सर तिक्तचीर बस्ती का भी अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि हाँ उसका भी मज्जा पे काम काम होगा सर मेरे हिसाब से। हाँ, ये मेरा रह गया था। तो ऐसा मतलब स्टडी हुआ है और मैंने भी किया है। जो वृहत वास्कादि कषाय के सारे घटक द्रव्य है ना, वो तिक्तक क्षीर बस्ती में मिक्स करके क्षीर पाक बना के उसका बस्ती दिया मैंने। तो मेरे बहुत सारे पेशेंट को दिखाई देने लगा जो डायबिटिक रेटिनोपैथी के थे। मतलब तिक्तक क्षीर बस्ती में वो चीज डाल के फिर क्षीर पाक बनाना, सप्तामृत लौ भी डाल के और उसका दिया, बहुत अच्छा फायदा होता है। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? वर्षा कौशिक मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? शर्माइए मत, कुछ बोलिए प्लीज। पल्लवी मैम, हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अभी कोई जी कुछ नहीं। सर। हाँ बोलिए सर। अभी मैंने 6 महीना लिया, वो आपने भेजा था ना, सप्तामृत और प्रवाल पंचामृत अच्छा। और तिक्तक्षीर बस्ती। अभी एक 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 1.5 महीना से छोड़ दिया है, फिर अभी तो चालू करने का है। हाँ, फायदा तो है सर, लेकिन बीच में एक स्पॉट जैसा लगता है आंख में। तो सर आपको शुगर तो नहीं है ना? नहीं, शुगर तो नहीं है सर। हाँ, मैं रस रसायन ऐसे कोई स्वर्णकल्प नहीं लिया है, तो अगर लेना है तो कौन सा चालू? और रसकल्प लेना है तो मतलब आपका वो पूरा केस टेकिंग करना पड़ेगा ना कि आपको क्या चीज का प्रॉब्लम है, अग्नि कैसे है, आपका मल कैसा निकलता है सब। आज कर लो, शाम को। शाम को, हाँ, चलिए, ठीक है। सर और कुछ? मकर मकर जज का प्रयोग कर सकते हैं इनको, क्योंकि इनके फिर मज्जा और शुक्र तक वो काम करेगा सर धातु पे। हाँ क्यों अपन को मज्जा पे काम करना है और नर पे काम करना, तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से तो, और आप बताओ, नहीं मेरे हिसाब से तो सिद्ध मकर ध्वज का अच्छा रिजल्ट आएगा इनके लिए। हाँ, बराबर होता है ना। और संग में मध्यष्टि वगैरह का इस तरह का प्रयोग करके, और यदि नेत्र तर्पण वगैरह भी साथ में करें तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा उससे। हाँ फायदा ज्यादा है सर। अभी एक एक छोटा बिंदु बीच में लगता है, मान लो कि हम कुछ पढ़ते हैं सर, ना, आप तो पंचामृत लौ गुगुल जो है ना वो कंटिन्यू लीजिए 1-1.5 साल, सब ठीक त्रिफला। मैं हो जाएगा। कंटिन्यू सर कंटिन्यूस ही ले रहा हूँ, अभी भी चल रहा है मेरे ख्याल से। 1 हफ्ते तक अभी वे चलेगा। मैंने 100 ग्राम आपके पास से ही मंगाया था, ख्याल हो तो। तो सर सर आप, त्रिफला ध्वज का जो वो है ना नेत्र तर्पण, उससे हाँ आपको जो थोड़ा बहुत लेखन कराना वो भी हो जाएगा, और उधर और तर्पण भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे उससे सर मेरे हिसाब से। हाँ वो मैंने आंख वाले डॉक्टर को तो सर बताया था, तो उसने तो बोला था कि आपको तो ये ARMD है, हाँ तो इसमें तो अब कुछ फायदा नहीं है, दूसरी आंख में ना हो ऐसा, बस ये अब लेते रहो। फिर वो भी सर, दवाई लिखते हैं, देखिए, डी हमें कॉम्प्लेक्स ऐसे। ऐसा सिखाया गया है कि जो वृद्धावस्था रहती है कुछ एज में, हम लोग नया नहीं बना सकते हैं, वहां पे यापना करना पड़ता है। यापना का मतलब है जो है उसी को मेंटेन करना है। तो अभी अगर आप पंचामृत लौ गुगुल लेंगे और जितना दिख रहा है उसी को मेंटेन कर लिया हमने और 40 साल, तो कितना मजा आएगा। मतलब हाँ, मेंटेन भी रहना बहुत जरूरी, नहीं तो क्या होगा, अगर आप नहीं लेंगे तो वो आंखें डैमेज होगी, फिर दिखना और कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। और मैं सर वो प्रभाकर भट्टी के साथ ले रहा हूँ। मेरे को बीच में एक स्ट्रोक आ गया था ना, हाँ जी। तो प्रभाकर भट्टी, सप्तामृत, प्रवाल पंचामृत और तिक्तक्षर बस्ती, बस इतना हाँ ले रहा हूँ। हाँ
और ये कंपन के लिए एक मेरा हाथ कांप रहा है, मैंने बोला था ना आपको। हाँ, नस्य। हाँ, तो इनके लिए तो नस्य तो करता ही हूँ, हाँ, लेकिन वो टिकटक सिर बस्ती में वो एक 10 ग्राम पहुंचा डाल देता, हाँ, तो इससे भी थोड़ा फायदा है मेरे। हाँ। हाथ में भी अभी नहीं फर्क पड़ा है, इसलिए मैंने बोला कि कुछ स्वर्ण कल्प चालू कर दूं। फायदा तो है हाथ में और आंख में दोनों में। हाँ, तो इसलिए आप पूछने ही वाला था मैं आपको, आपने आज ये नया आज चैप्टर केस कर टेकिंग दिया। करते हैं ना सर, केस टेकिंग करते हैं तो पूरा अच्छे से समझ के लेते हैं, फिर क्या मेडिसिन चेंज करना है। अच्छा सर, आपका वो नाती का कैसा तबीयत है? वो तो सर बढ़िया है। सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस। हाँ, वो अभी तो 15-20 दिन, मेरे ख्याल से 1 महीना हो गया, लेकिन वो पहले वाली दवाई खाता था वो भी बंद कर दिया। मेरे को अच्छा है ऐसा ही बोलता है। तो अभी कोई तकलीफ नहीं हो रही है वमन के बाद? पूरा नहीं ठीक हो गया? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और एक सर मैंने उसी दिन भी बताया था, आज भी बता दूं, वो डायबिटीज था ना, शुगर था 400, मधुमेह वाला। हाँ, और आप जो वमन कराया था उनको ज्यादा शरीर में दर्द हो रहा था, हाँ, जाते वक्त भी वो रो रही थी, लेकिन हाँ, उसी टाइम से उसे शुगर तो कंट्रोल हो गया, हाँ। 170 जितना रहता है, और सब दर्द बरद तो चला गया, कोई दवाई नहीं लेती सर। तो शुगर चेक कराया क्या आपने कभी? हाँ, शुगर 170 ऐसा आता है। तो क्या दवाई, एलोपैथी का या आयुर्वेद का? नहीं नहीं, कुछ नहीं लेती, बस वमन करे उसी दिन से सब दवाई बंद है। तो हो सकता है वो कफज ग्रहणी की वजह से शुगर लेवल आ रहा होगा ज्यादा, फिर हमने वमन करा दिया तो कफ निकल गया, सब सिस्टम अच्छा हो गया, अग्नि अच्छा हो गया, धात्वग्नि अच्छा हो गया, बैलेंस हो गया। भाई अभी रोजाना मैं हफ्ते में एक बार उसको पूछता हूँ, जामनगर रहने वाली है, वो बोलती है मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, बराबर। अच्छा है ना सर? सर उनको 170 रह रहा, वो भी ज्यादा है। मेरे हिसाब से चिराता या मामज्जक या इस तरह का गुड़मार वगैरह कुछ तो उनको प्रयोग कराना चाहिए आपको, या फिर लेकिन त्रिफला। सर ये बोल रहे हैं कि वो शुगर नॉर्मल है तो क्यों कराएं? सर नॉर्मल कहाँ 170 है, 170 फास्ट में तो ज्यादा है सर। तो वो ये दे सकते हैं, वसंत कुसुमाकर कंटिन्यू दे, उससे नॉर्मल रहेगा, उतना रेंज में रहेगा। जी सर। वसंत यार, कुसुमाकर दीजिए ना, 2-2 गोली सुबह शाम। हाँ, और उनको बोले ठीक है। वॉकिंग करके वो मेंटेन करे। वो इतनी तकलीफ वाली थी कि उनको सारे दिन बस ऐसे पीड़ा 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 और यही कर रही थी। अभी तो बिल्कुल अच्छा है, वो बोलते हैं कि मैंने उसी दिन से कुछ दवाई नहीं खाई हो, और अभी शुगर एक बस देख लेती है, पहले 400 था तो अभी 170 रहता है उसी दिन से। हम्म। ठीक है सर, आपका केस टेकिंग करेंगे। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। अभी हम लोग 8 बजे मिलेंगे। 8 से 9 आज संभाषा होगा। ठीक है? 9 बजे नहीं, 8 बजे होगा। ठीक है? 8 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम। तो पहला मेरा कैस्टिंग है, बोल रहा। आपका पहले होगा। 8 बजे मिलते हैं। थैंक यू। मैम को बोल दो। हाँ, हाँ जी।